हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारा स्टोरी यू आर माइन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो आइए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था, जैसे जाने सबको सरप्राइज या कहे शॉक करते हुए ईवो को एंगेजमेंट के लिए प्रपोज किया था, या फिर इस दुनिया को ये बताया था कि वो किससे एंगेजमेंट करने जा रहा है। और इससे दूसरे लोगों को तो शौक लगा ही था, उसके साथ सबसे बड़ा शौक लगा था जिन फैमिली को, क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि विंग यांग से शादी करना चाहता है या फिर एंगेजमेंट करना चाहता है। लेकिन आज विंग ने बिना कुछ कहे उनके गाल पे जैसे एक स्लेब दिया था। और इसी से गुस्सा यांगजी ने विंग से बहुत कुछ पूछा था, लेकिन विंग ने उसे साफ साफ मना कर दिया था और ये कहा था कि उसने यांगजी से कब कहा था कि वो उससे शादी करेगा। और इस पर यांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर मेंग्याओ ने वांगजी के पास आते हुए उसे धमकी दी कि अगर उसने अभी इस एंगेजमेंट के लिए मना नहीं किया तो वो अपने भाई को खो सकता है। और ये सुनकर वांगजी सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ये सच था, उसका भाई अभी भी जिन मेंशन में था और मेंग्याओ जो चाहे वो उसके भाई के साथ कर सकता था। इसीलिए वो डर गया था और कहीं ना कहीं वांगजी का ये डर विंग पहचान चुका था, क्योंकि उसके ओमेगा की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वांगजी के फोरहेड पर पसीना आ चुका था। उसने एक नज़र विंग की तरफ देखी और एक नज़र उस पार्टी हॉल में घुमाई, जहाँ पर सबकी निगाहें बस उन तीनों पर ही थी। वांगजी ने कुछ कहने के लिए अपना माउथ ओपन किया ही था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वांगजी। और जैसे ही वांगजी की ये आवाज़ वांगजी के कानों में जाती है, वो अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हो जाता है। पहले ही उसकी बॉडी स्टिफ थी, जो कुछ भी वो कहने वाला था, लेकिन जब उसने ये आवाज़ सुनी तो वो और ज़्यादा अपनी जगह पर फ्रीज हो गया और उसकी नज़र सामने गई, जहाँ पर 3 लोग थे। एक पर्सन व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वही 2 पर्सन उसके दोनों साइड में खड़े हुए थे। वांगजी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सामने क्या देख रहा है। उसके बाद वो उस जगह एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने अपने हाथ को विंग के हाथ से अलग किया और वो उस पर्सन की तरफ बस दौड़ गया। वो उस पर्सन के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, शिचिनगा, आपको होश आ गया? आप ठीक हैं? आप होश में आ गए शिचिनगा? ये बोलकर वांगजी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो शिचिन की पूरी बॉडी को चेक कर रहा था, जैसे चेक कर रहा हो कि कहीं उसे कुछ चोट तो नहीं लगी हो। वही शिचिन ने जब अपने भाई को देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उसने वांगजी को देखा था। इन 5 सालों में वांगजी किन किन चीज़ों से गुजरा है, उसने ये सब देखा था, या फिर कहे कि उसे ये सब पता था। वांगजी के वो आंसू, वांगजी का वो दर्द जो वांगजी के साथ शेयर करता था जब भी उसे टाइम मिलता था। शिचेन बस सुन सकता था, वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ ही नहीं देती थी। इसीलिए शिचेन जानता है कि वांगजी किन किन चीज़ों के थ्रू गुजरा है। इसीलिए उसने भी वांगजी के सिर को सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ जान, अब तुम्हारा गगा यहाँ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी ने बस नोट किया और आगे बढ़कर अपने भाई को बस हक कर लिया और बस एक ही बात वो बस बोले जा रहा था कि वो उसका भाई ठीक है। वो उसे होश आ गया। और वहीं और सब जितने भी लोग वहाँ खड़े थे वो सब शौक थे, क्योंकि लेन चेन के एक्सीडेंट और लेन कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने के बाद लेन वांगजी और लेन शिचेन कहाँ गए थे ये पूरे चाइना में किसी को नहीं पता था। जैसे कि लेन फैमिली के 2 मेंबर इस चाइना से गायब हो चुके थे। उस दिन के बाद से इन दोनों को किसी ने नहीं देखा और आज दोनों ही सामने थे, पूरी मीडिया के सामने। वांगजी विंग का फियोंसे के रूप में, वही शिचेन व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और सबसे ज़्यादा शौक जिन फैमिली थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिचेन यहाँ क्या कर रहा है। वो तो उनके घर में था और यहाँ तक कि इसे होश कैसे आ सकता है। जो कुछ भी वो लोग शिचेन के साथ कर रहे थे उसके बाद तो शिचेन को होश आना ही नहीं चाहिए था, तो फिर शिचेन को होश कैसे आया? यही सब जिन फैमिली सोच रहे थे। लेकिन
मेंग्याओ का दिमाग और ज़्यादा आगे चल रहा था। वो तुरंत शिचेन की तरफ भागा और उसने वांग जी को शिचेन से थोड़ा सा दूर किया और उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहा, हुआन, लेन हुआन, तुम्हें होश आ गया, फाइनली तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता भी है मैं कितना खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। ये बोलकर उसने शिचेन के गालों को सहलाने की कोशिश की, लेकिन शिचेन ने अपने हाथों से उसके हाथों को स्लैप किया और कहा, डोंट यू डेयर टू टच मी मेंग्याओ। और ये सुनकर मेंग्याओ ने अपने कदमों को पीछे ले लिया। लेकिन क्या मेंग्याओ को इससे फ़र्क पड़ा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके दिमाग में जो एविल प्लान चल रहा था वो उसे लग रहा था कि वो अब बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। उसने अपनी आँखों को ऐसे बना लिया जैसे वो अभी रोने वाला है, फेस को जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लोग उस पर सिंपैथी करें, इसीलिए उसने अपने फेस को बिल्कुल इनोसेंट बनाते हुए कहा, वान, तो तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे कैसे पुश कर सकते हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे ऐसे पुश नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा ओमेगा मेट हूँ। ये सुनकर शिचेन गाने चकल करते हुए कहा, ओमेगा मेट? और तुम? आखिर तुमने मेरे लिए ऐसा किया है क्या है जब मैं तुम्हें अपना मेट मानूं, अपना ओमेगा मानूं? मेंग्याओ, तुमने जो कुछ भी करना था वो तुम कर चुके हो। अब मुझसे, मेरे भाई से दूर रहो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मेंग्याओ रोने लगा। जानबूझकर वो ये दिखाना चाहता था लोगों को कि उसका हस्बैंड उसे कैसे ट्रीट करता है। उसने फिर से रोते हुए कहा, लेन शिचेन, मैं जानता हूँ कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन हमारी शादी हुई है। मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन प्लीज़ उसकी तो कदर करो जो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें पिछले 5 साल से तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ख्याल रखा है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? यह सुनकर शिचेन ने मेंग्याओ की तरफ देखा। वो कुछ कहने ही वाले थे, तभी एक पर्सन ने आगे आते हुए कहा, मिस्टर लेन, मैंने तो सुना था कि लेंस चाइना की सबसे नोबल फैमिली है, लेकिन क्या यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। यहाँ तो ये लोग अपने ओमेगा तक को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो भी सबके सामने वो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने ये आपसे उम्मीद नहीं की थी। और ये बात सुनकर सभी ने उस पर्सन की तरफ देखा और वांग जी ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, शू मिनशे, अपनी हद में रहो। और ये सुनकर शुशे ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी हद में रहूं और तुम लोग क्या कर रहे हो? एक ओमेगा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो? हम सब जानते हैं कि मिस्टर मेंग कितने अच्छे पर्सन हैं। उन्होंने अपनी कंपनी के साथ लेन कंपनी को पिछले 5 साल से संभाल रखा है। तुम्हें और तुम्हारे भाई का ध्यान वो रख रहे हैं, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि वो तुम्हारी फैमिली के लायक नहीं है? तुम लोग हो जो उसे डिजर्व नहीं करते। ये सुनकर शिचिन ने शुशे की तरफ देखा और कहा, ओ, और तुम कौन होते हो हमारी फैमिली मैटर में बोलने वाले? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें लेन कंपनी से क्यों निकाला गया था? तुमने हमारे साथ धोखा किया था, तो तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है शुशे। ये सुनकर शुशे की मिट्टियाँ बिछ गई। ये सच था, शुशे पहले लेन कंपनी में ही काम करता था, लेकिन उसने कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेन कंपनी की जींस को बेची थी। इसी वजह से जींस लेंस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे और इसी का पता जब लेन शिचेन को चला था तो उसने उसे फायर कर दिया था। वहीं मेंग्याओ जी ये सब कुछ देख रहा था और उसके फेस पर एक स्मिक आ गया था। वो लेन शिचेन की तरफ बढ़ा और फिर से उसे टच करने ही वाला था, लेकिन अब की बार वांग जी उसके सामने आया और उसे लिटरली पुश करते हुए कहा, जिन गुंगायो, मेरे भाई से दूर रहो। तुमने जो करना था वो तुम पिछले 5 सालों में कर चुके हो, लेकिन अगर तुम अब मेरे भाई के पास आए तो आई स्वेयर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। और ये सुनकर सभी लोग शौक थे। रवि जिनगोंगशा ने आगे आते हुए कहा, वांग जी, ये क्या बिहेवियर है? ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है क्या? ये तरीका है तुम्हारा इससे बात करने का? ये सुनकर वांग जी ने जिनगोंगशा की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुमसे मैं नहीं डरने वाला। तुम मुझे इसीलिए डरा कर रखते थे क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे पास था, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरने वाला। तुमने जो कुछ भी किया है आज ये पूरी चाइना को पता लगेगा। सबको पता लगेगा कि जिन्स कैसे हैं।
ये रिश्तों हैं लेकिन इनमें ह्यूमैनिटी की चीज़ नहीं है। ये कितने क्रूल हैं, आज सबको पता चलेगा। ये सुनकर मेंग्याओ ने आज्ञाते हुए कहा, हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो वांग जी? मैं जानता हूँ तुम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे क्योंकि तुम्हारा गा किसी और से प्यार करता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाओगे। ये सुनकर अब की बार लिनशेन ने कहा, झूठे इल्ज़ाम? तुम्हें लगता है मैं तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? ये बोलकर उसने चारों तरफ देखा और कहा, आप लोग जानना चाहते होगे कि 5 साल पहले लैन फैमिली के साथ क्या हुआ था? अचानक ही लैन फैमिली गायब कैसे हो गई? अचानक ही लैन फैमिली बैंकरप्ट कैसे हो गई, या फिर वो जिन्स के अंडर कैसे आ गई? तो आज मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है, लियान फेंग जुन, ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने अपने फ़ायदे के लिए ही मुझसे शादी की। मेरे डैड को इसने मैनिपुलेट किया, अपनी साइड किया और हमारी फैमिली में आ गया, लेकिन इसका पूरा ध्यान या इसका मकसद ही था लैन फैमिली में आना और उसे बर्बाद करना। क्योंकि उन दिनों हमारी कंपनी चाइना की हाईएस्ट कंपनी थी, वो चाइना की टॉप मोस्ट कंपनी थी, यहाँ तक कि जींस भी हम तक नहीं पहुँच सकते थे। इसीलिए जींस हमारी पोजीशन लेना चाहते थे, लेकिन ये कुछ भी काम, किसी भी काम को होनेस्टली तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, मैंने इसे मना किया था मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था कि ये मेरी लाइफ में आया, उसके बाद भी मैं कभी इसके पास नहीं गया, मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन इसने जानबूझकर मेरे खाने में मुझे ड्रग्स मिलाकर देना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से मेरा पूरा ध्यान मेरे वर्क पे से हटने लगा। मुझे हमेशा डिजी फील रहता, मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत वीक हो रहा हूँ। मैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से को मूव नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से अपना काम कर पाता था और इसी का फ़ायदा मैं ज्ञान उठाया। मेरे फादर ने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो उन्हें लगा कि मुझे आराम करना चाहिए, और ना ही मुझे पता था कि मेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं बीमार हो रहा हूँ। मैं स्ट्रेस ले रहा था क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मैं किसी और से प्यार करता था। ये बोलकर लियांशियन ने अपनी नज़रों को जियांग सिंह की तरफ घुमाया, लेकिन फिर से उसे मिंग्याओ की तरफ करते हुए कहा, और ये चीज़ मैंने इससे भी कही थी, लेकिन ये कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। और तब तक इसने मेरे डैड पर इतना भरोसा खुद को करवा चुका था कि मेरे डैड ने इसे मेरी जगह कंपनी में अपॉइंट कर दिया। हाँ, मेरे डैड ने इसे सीईओ नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी अब कंपनी के आधे से ज़्यादा काम यही संभालने लगा था और ये बहुत ज़्यादा खुश था। ये कंपनी की कुछ फाइलों में साइन करवाने के नाम पर इसने मुझसे एक ऐसी विल पर साइन करवा लिया जो शायद मैं करना नहीं चाहता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उस पर कभी साइन नहीं करता। उस विल में लिखा था कि अगर लेन फैमिली का कोई भी पर्सन बचता है या फिर लेन फैमिली में कोई बचता ही नहीं है तो पूरी लेन फैमिली या फिर लेन कंपनी जिन्स के अंडर आ जाएगी। ये लेन कंपनी जिन गोंगशान के नाम कर दी जाएगी, और अगर कोई भी पर्सन बचता है या फिर वो अपनी इच्छा से उन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर देता है तो लेन फैमिली का पूरा कंट्रोल जिन्स के हाथ में चला जाएगा। और इसी का फ़ायदा इसने उठाया। इसने मेरे और मेरे डैड के लिए एक एक्सीडेंट प्लान किया और उसमें इसका प्लान हम दोनों को ही मारने का था, ताकि फिर मेरा भाई बचे जिसको ये लोग यूज़ कर सके। लेकिन शायद गॉड उस वक्त इनके साथ नहीं था। मेरे डैड तो उस एक्सीडेंट में नहीं बच सके, लेकिन मैं बच गया। लेकिन जब इन्हें पता चला कि मैं बच चुका हूँ तो ये टॉलरेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर मैं बच गया तो मैं इनको एक्सपोज कर सकता हूँ। इसीलिए इन्होंने मुझे शुरू से ही ऐसी मेडिसिन दी जिससे मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई। मैं इतना वीक था कि मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल सकता था, और डॉक्टर्स को इन्होंने पैसे देकर ये कंफर्म करवा दिया कि मैं कोमा में हूँ, और कब होश आएगा ये किसी को नहीं पता था। लेकिन मैं होश में रहता, ये मुझे वही दवाई रोज़ देते, इसकी वजह से मेरी हालत वही हो रही थी। और मेरे भाई को लग रहा था कि मैं कोमा में हूँ, मैं पैरालाइज्ड हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर मुझे वो दवाई एक हफ्ते तक भी नहीं दी जाती तो मैं सही हो सकता था, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, पर यही तो ये नहीं चाहता था। और मेरे भाई की डिवेस्टेड
हालत का फ़ायदा उठाकर इसने उस पेपर पर मेरे भाई से साइन करवा लिया और लेन कंपनी को अपने अंडर ले लिया। ये बोलकर उसने सबकी तरफ देखा और वहाँ पर अब बस कानाफूसी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि सब जानते थे कि आज से लगभग 5 से 6 साल पहले लेंस चाइना की टॉप मोस्ट कंपनी थी। ये चाइना की सबसे रिचेस्ट फैमिली थी और अचानक चाइना इस फैमिली के टर्न डाउन से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। और ये बहुत दिनों तक न्यूज़ भी चली थी कि लेंस लगभग गायब हो चुके थे। लेंस चेन की डेट के बाद कोई भी लेंस से सामने नहीं आया। और तभी मिंगियाओ ने सामने आते हुए कहा, शिचेन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन ऐसे झूठे इल्ज़ाम मुझे पर क्यों लगा रहे हो? तुम अपने फादर की डेथ का इल्ज़ाम उस पर लगा रहे हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था और मैं तुमसे भी। तभी शिचेन ने मिंगियाओ की तरफ देखते हुए कहा, शट अप। और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब बिना सबूत के बोल रहा हूँ? मेरे पास सबूत हैं। और ये सुनकर पूरी जिन फैमिली अपनी जगह पर ही बस फ्रोज हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मिंगियाओ को यही समझ नहीं आ रहा था कि लेन शिचेन यहाँ क्या कर रहे हैं, और दूसरा विंग ने जो उन्हें अभी तक शौक दिया था, यांगजी और मैडम जिन तो उसी से नहीं उबर पाए थे। और अब सबूत। जैसे ही मिंगियाओ ने ये सुना, उसकी पूरी बॉडी नम हो गई। उसके फोrehead पर से पसीना आ चुका था। वो यहाँ से अब भाग नहीं सकता, लेकिन नहीं भाग सकता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और अगर बिना सबूत देखे वो वहाँ से चला गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो शिचेन कह रहा है वो सच है। शिचेन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, अजान। ये सुनकर वांग जी ने शिचेन की तरफ देखा। शिचेन ने वांग जी को बैठने का इशारा किया और वांग जी बैठ गया। शिचेन ने वांग जी के नेक में अपने हाथों को डाला और वहाँ से एक पेंडल बाहर निकाला। और ये देखकर वांग जी ने शिचेन की तरफ देखा। शिचेन ने उस पेंडल में से एक चिप को बाहर निकाला। वो एक मिनी कैमरा था। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरे साथ था, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ये तब भी मेरे साथ था। उसके बाद मैंने ये वांग जी को दे दिया था। मुझे नहीं पता, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि वांग जी ने इसे अब तक पहन रखा था। इसमें सब कुछ है। उस दिन जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे पहले भी जब ये मेरे खाने में ड्रग्स मिलाता था, इसमें सब कुछ है। और ये जानकर, ये देखकर सभी लोग शॉक थे। लेन शिचेन ने वो चिप विंग को दी और विंग ने उस चिप को वहाँ पर रखी एक बहुत बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही वो कनेक्ट हुआ, शुरू से सब कुछ चलने लगा। हालांकि लेन शिचेन को पहले नहीं पता था कि मिंगियाओ उसे ड्रग्स देता था। अगर उसे पहले पता होता तो ऑब्वियसली वो ड्रग्स नहीं लेता। लेकिन उनके एक्सीडेंट से एक दिन पहले लेन शिचेन रात को पानी पीने के लिए उठे थे और तभी उसने मिंगियाओ को सर्वेंट से बात करते हुए सुना था। और मिंगियाओ उसमें कह रहा था कि अब शिचेन को और ज़्यादा ड्रग्स के डोज देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए हैं। शिचेन अभी भी फाइन लग रहा है। इसीलिए मिंगियाओ उस सर्वेंट को बोल रहा था कि कल से शिचेन के सिर्फ फूड में ही नहीं, बल्कि उसको जो वाटर या फिर ड्रिंक पीने के लिए दी जाएगी उसमें भी वो ड्रग्स मिला दिया जाए। और उसी टाइम शिचेन वहाँ थे, इसीलिए उन्होंने सुन लिया था और ये सब इस लॉकेट में अपने आप ही रिकॉर्ड हो चुका था। वहीं दूसरा सीन वो था उस स्क्रीन पर जब लेन शिचेन और लेन चिरेन का एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों ही चिल्ला रहे थे, उस ड्राइवर से रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो ड्राइवर उनकी तरफ देखकर बस स्मिक कर रहा था और उस गाड़ी की स्पीड को बस बढ़ा रहा था। और फाइनली जब एक टर्न हो रहा है तो वो उस ड्राइवर ने गेट को खोल दिया और खुद उस गाड़ी से कूद गया। लेकिन लेन शिचेन और लेन चिरेन नहीं कूद सकते थे। जैसे ही ड्राइवर कूदा उसने उस गाड़ी को लॉक कर दिया था और अगले ही पल वो गाड़ी एक बहुत बड़े पेड़ से जाकर टकराई थी, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट एरिया था। अगर वो एक्सीडेंट सिटी एरिया में होता तो शायद लेन चिरेन की जान बच जाती या फिर लेन शिचेन को इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। लेकिन वो एक फॉरेस्ट एरिया था, सेक्लूटेड एरिया था, इसीलिए वहाँ पर बहुत जल्दी कोई भी एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती थी या फिर लोग वहाँ पर बहुत कम ही जाते थे। उस एक्सीडेंट के बाद लेन चिरेन की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। यहाँ तक कि उन्हें लेन चिरेन की बॉडी तक नहीं मिली थी। वो गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी थी। लेन शिचेन ने कैसे भी खुद को बाहर निकालने
का मैनेज किया, और जैसे ही वो दूसरी तरफ आकर अपने फादर को निकालने वाले थे, तभी उसने वो गाड़ी एकदम ब्लास्ट हो गई और लेंशियन बहुत दूर जाकर गिरे। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और उसके बाद जब उन्हें दोबारा होश आया तो वो हॉस्पिटल में थे, और वो मेंग्याओ को उस डॉक्टर से कहते हुए सुन सकते थे कि लेंशियन को ऐसी दवाई दी जाए जिससे वो सब कुछ सुन सके, महसूस कर सके, लेकिन ना तो वो अपनी आंखें खोल पाए और ना ही अपने हाथ पाँव को हिला पाए। मतलब उन्हें सिर्फ पैरालाइज कर दिया जाए, ना वो अपनी आंखों को खोल सके, वो बस महसूस कर सकते थे, या फिर कोई जो भी उनसे कुछ कहता था वो सुन सकते थे। और ये सीन भी था। और उस सेकंड सीन के बाद तीसरा सीन, वहाँ पर फ्लैश हुआ वांग जी को, वो सारी सफरिंग्स, वांग जी को जो कुछ भी, वांग जी के साथ जिन फैमिली ने जो कुछ भी किया है था, वो सब वहाँ पर था। वांग जी मैडम जिनका वांग जी को विप से मारना, जिन जिशवान का वांग जी को वो उन फेरामोन से टॉर्चर करना, यहाँ तक कि यांगजी का वांग जी को उन सीढ़ियों से धक्का देना, यहाँ तक सब कुछ उस चिप में था। और ये देखकर वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनकी आंखों में आंसू थे। कुछ लोग पिटी फील कर रहे थे, कुछ लोगों की आंखों में गुस्सा था, और कुछ लोग बस बिना किसी इंटरेस्ट के या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की नज़र से उसे देख रहे थे। और ये सब लाइव चल रहा था, इसीलिए लगभग पूरा चाइना इसे देख रहा था, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी। वहीं वांग जी और विंग जो ये सब देख रहे थे, वांग जी ने ये सब सहा है, लेकिन अभी जब वो ये सब देख रहा है तो उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही है, यहाँ तक पूरी जियांग फैमिली की मुट्ठियाँ बिछी हुई हैं। वांग जी ने विंग से कहा था, या फिर विंग ने खुद भी वांग जी की बॉडी पर वो निशान देखे थे, लेकिन अभी सामने वांग जी को वो सब सफ़र करते हुए देखना, वांग जी का वो रोना, वांग जी का वो मिसकैरेज, और उसके बाद वांग जी का रोना, ये सब उसमें था। और वहाँ पर जितने भी लोग थे, या फिर कहे विंग, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी, और वो बहुत डार्कली जिन फैमिली की तरफ देख रहा था। और अब जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं बचा था, वो लोग एक्सपोज हो चुके थे। सब लोग डम्फाउंडेड वहाँ खड़े थे, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो अब अपने इनोसेंस को साबित करने की कोशिश करे, जो कि सच में उनके पास कोई है नहीं, जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सब यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। और अगले ही पल पुलिस वहाँ से अंदर आ चुकी थी। नी मिंगजू, जो कि इस चाइना के मोस्ट फेमस इंस्पेक्टर हैं, वो क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो आ चुके थे। और इससे पहले कि जिन फैमिली भागने की कोशिश कर पाती, सबको पकड़ लिया गया था। लेकिन एक कॉर्नर में यांग जी खड़ी हुई थी, जिसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि शिचिन को होश आ गया है, शिचिन मिंग्याओ से क्या कह रहा है, वांग जी मिंग्याओ से क्या कह रहा है, या फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, उसकी फैमिली एक्सपोज हो रही है। उसे बस इस बात से फ़र्क पड़ रहा था कि वांग जी और विंग क्लोज खड़े हैं, विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ रखा है, और यहाँ तक विंग ने उसे धोखा दिया है। विंग वांग जी से इंगेजमेंट करने जा रहा है, उसने उसका दिल तोड़ा है। आखिर उसने कब से विंग का इंतज़ार किया था। 5 साल हो चुके थे। 5 साल से उसने विंग को खुद के लिए प्यार में गिराने की कोशिश की, लेकिन विंग ने कभी ऐसा नहीं किया। वो बस इस लेन वांग जी के पीछे भागता रहा। उसने विंग से अनकंडीशनली प्यार किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। विंग ने उसके फीलिंग्स को रिकोपरेट नहीं किया। विंग के लिए उसने लेन फैमिली को भी एक्सटेंड करवाया। उसके फादर या उसका ब्रदर ये एक्सीडेंट नहीं चाहता था, लेकिन उसने करवाया। उसने उसके फादर को मजबूर किया ताकि वांग जी टूट सके, वांग जी की फैमिली बिगड़ सके। यहाँ तक कि उसने वांग जी को सीढ़ियों से धक्का दिया, ये जानते हुए कि भी वांग जी प्रेग्नेंट है। ये सोचकर कि अगर एक बार विंग को ये पता चलेगा कि वांग जी ने उसके बच्चे को खो दिया है, तो विंग उससे नफरत करेगा। ये सब जानते हुए भी आज विंग उसके साथ है। वांग जी उसकी बाहों में है, और ये यहाँ से बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती। अगर विंग उसका नहीं हो सकता, तो वो विंग को किसी का नहीं होने देगी, और इस वांग जी का तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर उसने अपने पास रखी उस एक वाइन की बोतल को पकड़ा और उसको वहीं रखी टेबल पर आधा तोड़ लिया। उसके कांच चारों तरफ बिखर चुके थे, लेकिन
सभी लोग उस कन्वर्सेशन में बिजी थे। कुछ लोगों का ध्यान उस स्क्रीन पर था, कुछ लोगों का ध्यान जिन फैमिली पर था, और वहीं जियांग, विंग और वांगजी और शिचन का ध्यान एक दूसरे के ऊपर था, और वहीं जिन के ऊपर था जिन्हें सब गुस्से से देख रहे थे। यांगजी उस बीस्ट को चीरते हुए अपने हाथ में उस कांच की बोतल को लेते हुए विंग की तरफ बढ़ने लगी। वो विंग के बिल्कुल क्लोज आ चुकी थी, और जैसे अपने हाथ को पीछे लिया और एक बहुत बड़ी चीख के साथ उसने विंग को स्टेप किया ही था, लेकिन वांगजी विंग के बिल्कुल पास ही खड़ा था। इसीलिए जैसे ही उसने यांगजी के उस चीखने की आवाज़ को सुना और देखा कि यांगजी क्या करने वाली है, वो तुरंत विंग के सामने आ गया, और लगभग वो आधी टूटी हुई बोतल पूरी वांगजी के अंदर जा चुकी थी। उसके स्टमक से ब्लड आना स्टार्ट हो चुका था, और ये देखकर वहाँ पर एक पल के लिए साइलेंस हो चुका था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। विंग की बढ़ी हुई धड़कने की आवाज़ें वहाँ पर सुनी जा सकती थी, और थोड़ी देर बाद जब सब लोग अपने होश में आए, सब लोगों की माउथ से बस एक ही चीख निकली, वांगजी। वहीं वांगजी अपने घुटनों पर गिर चुका था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो कांच की बोतल उसके पूरे अंदर घुस चुकी थी और बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, पर यांगजी वो किसी पागल, किसी साइको की तरह वहाँ पर खड़ी होकर हंस रही थी। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, यू डिज़र्व इट बास्टर्ड, तुम इसे डिज़र्व करते हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि विंग तुम्हारा हो जाएगा। विंग मेरा है, पिछले कुछ सालों से वो मेरा है। विंग को भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है, और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे उससे चुरा लोगे? ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। तुमने बहुत कुछ कर लिया। मुझे तो लगा था मैं विंग को मारूंगी और फिर खुद मर जाऊंगी, तब हम जाकर हेवन में हम लोग मिलेंगे। लेकिन ये क्या, तुम तो विंग के सामने आ गए। पर अच्छा है, अब तुम नहीं रहोगे तो विंग के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो मेरा हो जाएगा। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि मैंने अपने फादर को तुम्हारे फादर और तुम्हारे इस भाई का एक्सीडेंट करवाने के लिए मिलाया। मैंने तुम्हें धक्का दिया ताकि तुम्हारा ये चाइल्ड मर सके। उसके बाद भी ये विभूषण तुम पर भरोसा करता है, तुमसे प्यार करता है कि आखिर तुम्हें है ही क्या ऐसा। लेकिन अब देखो, सब एंड हो गया। अब इनके पास मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। ये बोलकर यांगजी किसी साइको की तरह वो सब हंसने लगी, और यूं ही वहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल ने आकर यांगजी को पकड़ लिया। यांगजी छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो पुलिस कांस्टेबल उससे ज़्यादा स्ट्रांग थी। वही विंग अपने घुटनों पर गिर गया। उसने यांगजी को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो जैसे किसी शॉक में चला गया था। उसका हस्बैंड, उसका ओमेगा उसके सामने अनकॉन्शियस था, और या फिर कहे कि अनकॉन्शियस होने के स्टेट में था। वांगजी अपनी आंखों को बेरली ओपन कर पा रहा था। उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। विंग ने अपने हाथों को उस बोतल पर ले गया जो अभी भी वांगजी के अंदर ही थी। उसने एक धड़ की आवाज़ के साथ उसे निकाल लिया, और जैसे ही उसने ये किया, वो खून जो शायद उस बोतल की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ था, वो और ज़्यादा निकलने लगा, और कुछ कांच के टुकड़े अभी भी वांगजी के शायद स्टमक में थे। विंग ने वांगजी को कैरी किया, और अपने उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा, और उसे लेकर वो बस अपनी कार की तरफ दौड़ गया। तो है एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, एंड आपको क्या लगता है कि जिन्स के लिए क्या ये पनिशमेंट ठीक है कि उन्हें सिर्फ पुलिस ले गई है, या फिर विंग ने कुछ और सोच रखा है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। क्या वांगजी सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो हमला उस पर हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाएगा। फिर भी अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना। और कुछ लोग क्रूल फेथ के बारे में पूछ रहे थे, तो डियर्स, कल आई एम श्योर मैं आपके साथ क्रूल फेथ शेयर करने वाली हूँ, और लॉन्ग पार्ट शेयर करूँगी, इसलिए टाइम लगेगा। और मैं यही सोच रही हूँ कि 2 या 3 दिन में जब मैं क्रूल फेथ लेके आऊँ, तो मैं लॉन्ग पार्ट लेके आऊँ, जिससे आप भी सेटिस्फाइड हो जाएं और मैं भी सेटिस्फाइड रहूँ कि मेरी कोई स्टोरी अधूरी नहीं रही है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। क्या जो भी ट्रूथ था उसको मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाई?